हेलो दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन की, एल्डोल संघनन की, जो कि किसका एग्जांपल है? NAR का एग्जांपल है, न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। बात करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन के सबस्ट्रेट की। तो एल्डोल कंडेंसेशन का जो सबस्ट्रेट होता है वो होता है अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड होता है। क्या होता है? कार्बोनिल कंपाउंड होता है। एल्डिहाइड हुआ तो भी चलेगा, कीटोन हुआ तो भी चलेगा, पर होना कैसा चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन युक्त होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग होना चाहिए। बात करते हैं इसकी रिएजेंट की। इसका रिएजेंट क्या होगा? जो इसका रिएजेंट होता है वो होता है डाइल्यूट बेस। क्या होता है? डाइल्यूट बेस। क्या होता है? डाइल्यूट बेस होता है, यानी 10% NaOH होगा या KOH होगा या बेरियम हाइड्रोक्साइड होगा या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा या N2CO3 etc। यानी रिएजेंट कौन होगा? डाइल्यूट बेस होगा। 10% NaOH होगा या 10% KOH होगा या बेरियम हाइड्रोक्साइड होगा या 10% कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा या सोडियम कार्बोनेट होगा। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये फर्स्ट और सेकंड डे के हाइड्रोक्साइड है। ये फर्स्ट और सेकंड डे के हाइड्रोक्साइड है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये फर्स्ट और सेकंड के हाइड्रोक्साइड है। ये S ग्रुप के हाइड्रोक्साइड है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये पर कितने परसेंट है? 10%, यानी क्या है? डाइल्यूट है। तो यानी एल्डोल कंडेंसेशन का जो रिएजेंट होता है वो कौन होता है? डाइल्यूट बेस होता है, यानी स्ट्रॉन्ग बेस होगा पर कैसा होगा? डाइल्यूट होगा। बात करते हैं इसके प्रोडक्ट की कि एल्डोल कंडेंसेशन में प्रोडक्ट क्या बनता है। बात करते हैं इसके प्रोडक्ट की, एल्डोल कंडेंसेशन में प्रोडक्ट क्या बनता है। तो इसमें बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो होता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। इस बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल को बोला जाता है एल्डोल। क्या बोला जाता है? एल्डोल। इस बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल को क्या बोला जाता है बेटा? एल्डोल बोला जाता है। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल को क्या बोला जाता है? एल्डोल बोला जाता है। और एल्डोल का निर्माण क्या कहलाता है? एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल का निर्माण क्या कहलाता है? एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल का निर्माण क्या हो गया? एल्डोल रिएक्शन। आगे अगर पेपर वाला हीटिंग का साइन दिखा दे, अगर पेपर वाला आगे हीटिंग का साइन दिखा दे तो क्या निकलेगा? H2O, यानी क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। यानी क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा, निर्जलीकरण होगा, यानी संघनन होगा। और प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बनेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, यानी अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बनेगा। ठीक है। तो ये H2O का रिमूवल है, ये H2O का रिमूवल है, डिहाइड्रेशन है। अगर एसिड के प्रेजेंस में हो तो इसको बोला जाता है एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन। क्या बोला जाता है? एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन। एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन। अगर H2O का रिमूवल, अगर डिहाइड्रेशन किसकी प्रेजेंस में हो? बेस की प्रेजेंस में हो, तो उसे बोला जाता है बेस कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन। क्या बोला जाता है? बेस कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन। क्या बोला जाता है? बेस कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन बोला जाता है। डिहाइड्रेशन क्या होगा? बेस कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन होगा। अगर H2O का रिमूवल यानी डिहाइड्रेशन किसकी प्रेजेंस में हो? एसिड की
प्रेजेंस में हो तो उसे बोला जाता है एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। जब एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन होगा तो मैकेनिज्म होगी कौन सी, इवन। कौन सी मैकेनिज्म होगी, इवन। अगर बेस की प्रेजेंस में H2 का रिमूवल होता है तो उसे बोला जाता है बेस कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। तो कौन सी मैकेनिज्म होगी, इवन सी। यानी यहां तक एल्डोल का निर्माण, एल्डोल रिएक्शन, आगे हो गया डिहाइड्रेशन, कंडेंसेशन, हो गया संघनन, बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इस कंप्लीट रिएक्शन को क्या बोला जाता है बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन बोला जाता है। तो अपने आगे बात करेंगे कि एल्डोल का निर्माण कैसे होता है, आगे बात करेंगे कि एल्डोल का निर्माण कैसे होता है, फिर समझेंगे कि H2 का रिमूवल कैसे होता है। एक बार तो H2 को रिमूवल करेंगे एसिड की प्रेजेंस में, और एक बार H2 को रिमूवल करेंगे बेस की प्रेजेंस में। एक बार जो कंडेंसेशन होगा वो होगा एसिड की प्रेजेंस में, यानी मैकेनिज्म होगी इवन, और एक बार जो H2 को रिमूवल होगा वो बेस की प्रेजेंस में, तो मैकेनिज्म होगी इवन Cb। और क्या बनेगा, यानी या तो एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन हो या बेस कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन हो, बनने वाला प्रोडक्ट तो सेम ही होगा। यानी क्या होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होगा। तो आगे बात करेंगे अपने किसके, एल्डोल का निर्माण कैसे होगा और बाद में कंडेंसेशन कैसे होगा। तो इसके आगे अपन समझेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल को। बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल कि एल्डोल का निर्माण कैसे होगा। तो पहले होगा एल्डोल का निर्माण, फिर करा दूंगा मैं H2 का रिमूवल यानी डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, कंडेंसेशन यानी संघनन। तो इस कंप्लीट रिएक्शन को बोलेंगे क्या, एल्डोल संघनन। बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल की, एल्डोल का निर्माण, एल्डोल रिएक्शन की। तो मैंने कहा एल्डोल का फॉर्मेशन करना है तो एल्डोल का सबस्ट्रेट तो चाहिए। एल्डोल का सबस्ट्रेट होता क्या है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक, यानी अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग क्या चाहिए, कार्बोनिल चाहिए। तो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल चाहिए, तो ये रहा अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल। मैंने कहा कि कार्बोनिल का अगला है कि नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइज है कि नहीं है, तो ये अल्फा कार्बन हुआ कि नहीं हुआ। ये अगर अल्फा कार्बन है तो इससे अटैच हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल है कि नहीं है, यानी एल्डोल का सबस्ट्रेट है कि नहीं है, ये एल्डोल का सबस्ट्रेट। और मैंने ले लिया OH माइनस, मैंने कहा ये OH माइनस है कि नहीं है, यानी बेस है कि नहीं है, ये बेस है कि नहीं है, और ये एल्डोल का सबस्ट्रेट है कि नहीं है, यानी आज एल्डोल का सबस्ट्रेट भी है और आज एल्डोल का रिएजेंट भी है, तो एल्डोल तो होगी। ये OH माइनस जाएगा, ये OH माइनस जाएगा, इस अल्फा हाइड्रोजन को ये OH माइनस जाएगा यानी बेस जाएगा, और इस अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन को, इस अल्फा हाइड्रोजन को H प्लस की फॉर्म में छीन के लाएगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को H प्लस की फॉर्म में छीन के लाएगा और H2O बनकर भाग जाएगा, और H2O बनकर भाग जाएगा। जब ये OH माइनस इस अल्फा कार्बन के इस अल्फा हाइड्रोजन को H प्लस की फॉर्म में छीन के ले जाएगा तो इस कार्बन पर माइनस आएगा, तो इस कार्बन पर माइनस आएगा, तो इस कार्बन पर माइनस आएगा, कार्बन पर माइनस आएगा, माइनस नेगेटिव चार्ज एनाइन, और ऑल एनाइन क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो ये रहा ये न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल तो हो गए जनरेट। किसी ने कहा कि न्यूक्लियोफाइल क्यों जनरेट करा रहे हो, तो मैंने कहा कि एल्डोल कंडेंसेशन है। एल्डोल कंडेंसेशन किसका एग्जांपल है, न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो मेरे को न्यूक्लियोफाइल तो चाहिए। तो किसी ने कहा कि अकेले न्यूक्लियोफाइल से काम कैसे चलेगा, अगर NAR करानी है तो न्यूक्लियोफाइल भी चाहिए और NAR का सबस्ट्रेट भी चाहिए। तो NAR का सबस्ट्रेट क्या होता है, कार्बोनिल। तो मैंने क्या ले लिया, NAR का सबस्ट्रेट ले लिया। मैंने क्या ले लिया, NAR का सबस्ट्रेट ले लिया। ये रहा NAR का सबस्ट्रेट, ये रहा कार्बोनिल, ये रहा कार्बोनिल। कार्बन ऑक्सीजन में ये डिफरेंस है, तो पाई बॉन्ड मोर ईएन की ओर जाएगा, पाई बॉन्ड मोर ईएन की ओर जाएगा, तो ऑक्सीजन पर माइनस और कार्बन पर प्लस आएगा। तो ऑक्सीजन पर माइनस और कार्बन पर प्लस आएगा। इस पॉजिटिव पर इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा,
इस पॉजिटिव इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा और बन जाएगा क्या, CH3 CHO माइनस CH2 C डबल बॉन्ड OH। क्या बन जाएगा, CH3 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 CH O नेगेटिव CH2 C डबल बॉन्ड O CH। क्या बन जाएगा, CH3 CHO नेगेटिव CH2 C डबल बॉन्ड OH। मैंने कहा ये OH है कि नहीं है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को छीनकर लाता है कि नहीं लाता है, ये OH माइनस है कि नहीं है, ये बेस है कि नहीं है, ये इस अल्फा हाइड्रोजन को इस एसिडिक हाइड्रोजन को छीनकर लाता है कि नहीं लाता है। मैंने कहा ये बेस का कंजुगेट है कि नहीं है, मैंने कहा ये एसिड का रोल प्ले करेगा कि नहीं करेगा। जब ये एसिड का रोल प्ले करेगा तो H प्लस देगा कि नहीं देगा, ये H प्लस देगा कि नहीं देगा। जब ये H प्लस देगा तो बनेगा क्या, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल बनेगा। क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। इस बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल को बोला जाता है क्या, एल्डोल। क्या बोला जाता है इसको, एल्डोल। तो मैंने कहा कि ये अल्फा कंटेनिंग कार्बोनिल है कि नहीं है, यानी अल्फा हाइड्रोजन युक्त क्या लिया, सबस्ट्रेट लिया, OH नेगेटिव बेस नेगेटिव चार्ज बेस, OH माइनस बेस। तो ये बेस जाएगा पर इस एसिडिक हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में छीन के लाएगा तो कार्बन और माइनस आएगा, न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाएगा। आज NAR का एग्जांपल है एल्डोल कंडेंसेशन, तो न्यूक्लियोफाइल भी चाहिए और NAR का सबस्ट्रेट भी चाहिए, तो NAR का सबस्ट्रेट भी चाहिए। ये तो रहा न्यूक्लियोफाइल और ये रहा NAR का सबस्ट्रेट, और NAR का सबस्ट्रेट होता है कार्बोनिल। तो कार्बन ऑक्सीजन में इन डिफरेंस है तो पाई बॉन्ड मोर इन की ओर जाएगा, ऑक्सीजन पर माइनस और कार्बन पर प्लस आएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज पर इस प्लस पर किसका अटैक हो जाएगा, इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा और आगे हो जाएगा H2 का अटैक, यानी ये OH माइनस H+ को छीन कर लाता है, ये OH माइनस है बेस है, ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को H+ फॉर्म में छीन कर लाता है। तो ये बेस कॉन्जुगेट है कि नहीं है, यानी एसिड है कि नहीं है, तो ये H+ डोनेट करेगा कि नहीं करेगा, तो ये H+ डोनेट करेगा तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे OH, और क्या बन जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। इसी को बोला जाता है बेटा एल्डोल। यहां तक तो हो गया एल्डोल का निर्माण। आगे पढ़ेंगे एल्डोल का निर्माण तो हो गया, इसमें से पढ़ेंगे H2 का रिमूवल। आगे होगा H2 का रिमूवल, अगर हीटिंग का साइन दिखाएगा तो आगे क्या हो जाएगा, H2 का रिमूवल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, और उस कंप्लीट रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन। तो आगे अपने इस बात को समझेंगे कि एल्डोल में से H2 का रिमूवल कैसे होता है, यानी कंडेंसेशन कैसे होता है, यानी डिहाइड्रेशन कैसे होता है। एक बार तो एसिड की प्रेजेंस में कराऊंगा डिहाइड्रेशन, और एक बार कराऊंगा बेस की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन। तो अपने फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल को तो समझ लिया कि फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल होता है क्या, एल्डोल के निर्माण को समझ लिया कि एल्डोल का निर्माण कैसे होता है। अब एल्डोल का निर्माण हो गया और आगे हीटिंग का साइन दिखा दे तो H2 का रिमूवल करना है, यानी H2 निकलेगा, यानी पानी निकलेगा, यानी डिहाइड्रेशन होगा, यानी कंडेंसेशन होगा, यानी संघनन होगा, और बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो उस कंप्लीट रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं। तो H2 का रिमूवल यानी डिहाइड्रेशन या तो एसिड की प्रेजेंस में होगा या बेस की प्रेजेंस में होगा। एसिड की प्रेजेंस में हो तो उसे बोलते हैं एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन, और बेस की प्रेजेंस में हो तो उसे बोलते हैं बेस कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। तो अपने बात करते हैं एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन के बारे में। एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन किसके बारे में, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन के बारे में, कि एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन क्या होता है। मैंने कहा कि ये क्या, एल्डोल यानी बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल
ये क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनेट। क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनेट। ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनेट और करा रहे एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन, यानी एसिड की प्रेजेंस में क्या कराएंगे? डिहाइड्रेशन। आगे वाला एटी का साइन दिखाती हूँ और किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में क्या कराएंगे? डिहाइड्रेशन करा देंगे। तो ये H+ है कि नहीं है? ये जाएगा इस OH को H2O बनाएगा, ये H+ जाएगा इस OH को H2O बनाएगा। ये OH है ना, ये पुअर लिविंग ग्रुप है, ये पुअर लिविंग ग्रुप है, इसको बेस्ट लिविंग ग्रुप बनाएगा, यानी गरीब को अमीर बनाएगा और अमीर बनकर भाग जाएगा। यानी क्या कि ये H+ जाएगा इस OH को H2O बनाएगा, तो CH3 CH CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? O प्लस H H, यानी H+ जाएगा इस OH को H2O बनाएगा, यानी इस पूरे लिविंग ग्रुप को बेस्ट लिविंग ग्रुप बनाएगा, यानी गरीब को अमीर बनाएगा और अमीर बनकर भाग जाएगा। तो यहां से रिमूवल हो जाएगा किसका? H2O का। तो ये H2O बनकर भाग जाएगा, तो बन जाएगा कि बेटा क्या? कार्बोकैटायन। क्या बन जाएगा? कार्बोकैटायन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो कार्बोकैटायन बन जाएगा कार्बोकैटायन। ये H+ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है? प्रोटिक एसिड है। जब डिहाइड्रेटिंग एजेंट प्रोटिक एसिड होता है तो मैकेनिज्म कौन सी होती है? E1 CB। E1, तो मैकेनिज्म कौन सी होती है? E1, तो मैकेनिज्म होती है E1, और E1 का जो इंटरमीडिएट बनता है वो कौन बनता है? कार्बोकैटायन बनता है। E1 का इंटरमीडिएट कौन बनता है? कार्बोकैटायन बनता है। तो कार्बोकैटायन बनता है और E1 में क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनता है। किसने कहा कि कार्बोकैटायन है, रीअरेंजमेंट कराऊंगा। किसी ने कहा कि कार्बोकैटायन है, रीअरेंजमेंट कराऊंगा। तो किसी ने कहा सर ये प्लस है, इसको यहां पे रिमूव करा दूं, यहां पे ले आऊं, इस प्लस को यहां पे लाऊं तो प्लस सिंगल पाई, यानी पॉजिटिव सिंगल पाई, इसको पाई का कॉन्जुगेशन मिलेगा। मेरा रीअरेंजमेंट करना सही है। मैंने कहा ये रीअरेंजमेंट करना गलत है। इस चीज को समझाता हूं कि CH3 CH CH2 CH डबल बॉन्ड OH, किसी ने कहा कि इस पॉजिटिव को यहां ले आऊं, किसी ने कहा कि इस पॉजिटिव को यहां ले आऊं, यानी मैं इसको रीअरेंज कराऊं। तो मैंने कहा कि ये क्या है? प्लस ये सिंगल ये पाई, किसी ने कहा कि कॉन्जुगेशन मिलेगा, रेजोनेंस मिलेगा, ये रेजोनेंस स्टेबल हो जाएगा। तो मैंने कहा ये रीअरेंजमेंट करना गलत है, क्योंकि मैं पाई को ऐसे मूव कराऊंगा तो कार्बन पर आएगा प्लस, तो ऑक्सीजन पर आएगा माइनस। कार्बन ऑक्सीजन में इन डिफरेंस है, तो पाई बॉन्ड मोर इन की ओर जाएगा, ऑक्सीजन की ओर जाएगा, तो ऑक्सीजन पर माइनस और कार्बन पर प्लस आएगा। दो पास वाले परमाणुओं में सेम चार्ज है कि नहीं है? तो ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है? अनस्टेबल होती है, यानी उसका अस्तित्व नहीं होता, यानी उसका अस्तित्व ही नहीं होता। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती नहीं है, तो इसमें रीअरेंज होगा ही नहीं। जब इसमें रीअरेंज होगा ही नहीं, जिस कार्बोकैटायन पर है प्लस, जिस कार्बन पर है प्लस, जिस पर कार्बन पर है प्लस वो अल्फा, उसका अगला बीटा। तो बीटा तो आप भी हो और बीटा तो आप भी हो, बीटा तो आप भी हो और बीटा तो आप भी हो। तो प्रोडक्ट एक नहीं, एक से ज्यादा बनेंगे, वन नहीं मोर देन वन बनेंगे। जब प्रोडक्ट बनते हैं मोर देन वन, तो मैकेनिज्म कौन सी है? E1 होती है, और E1 में मेजर प्रोडक्ट किस रूल से बनता है? सेंजेव रूल से। तो सेंजेव क्या कहता है कि मोर स्टेबल वाला क्या होता है? मेजर होता है। जो मोर स्टेबल वाला क्या होता है? मेजर होता है। तो यहां से इस बीटा से क्या निकलेगा? H+ निकल जाएगा। तो यहां से क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो इस बीटा से क्या निकल जाएगा? H+ निकल जाएगा, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी पाई सिंगल पाई, यानी रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस स्टेबल हो जाएगा,
और बन जाएगा क्या, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल, कार्बोनिल कंपाउंड। देखो अपने एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन को समझा, अब बात करते हैं बेस कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन की, यानी एल्डोल, और आगे दिखा दे पेपर वाला हीटिंग का साइन, तो क्या होगा, H2 का रिमूवल होगा, तो क्या होगा, H2 का रिमूवल होगा और बनेगा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अगर वो एसिड की प्रेजेंस में हो H2O का रिमूवल तो होता है एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन, अगर बेस की प्रेजेंस में हो H2O का रिमूवल तो होता है बेस कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन को आपने समझ लिया, बात करते हैं बेस कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। मैंने कहा ये एल्डोल है कि नहीं, यानी बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, और बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल को क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं, यानी बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल को क्या बोलेंगे, एल्डोल बोलेंगे। मैंने कहा ये एल्डोल है कि नहीं है, मैंने कहा पेपर वाले ने आगे हीटिंग का साइन दिखा दिया, किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में। मैंने कहा ये OH माइनस है कि नहीं है, मैंने कहा ये बेस है कि नहीं है, मैंने कहा ये OH, ये पुअर लिविंग ग्रुप, ये पुअर लिविंग ग्रुप, ये पुअर लिविंग ग्रुप है, ये OH माइनस, ये OH को, पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप बनाएगा कि नहीं, नहीं बनाएगा। इसको पुअर लिविंग ग्रुप को बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन बनाता है, H प्लस बनाता है, एसिड बनाता है। ये पुअर लिविंग ग्रुप OH, इसको बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन बनाता है, एसिड बनाता है, H प्लस बनाता है। ये OH माइनस इस OH को छीन कर ले जाएगा कि नहीं, नहीं लेके जाएगा। जब इसको OH को छीन कर नहीं लेके जाएगा यानी पुअर लिविंग ग्रुप पुअर ही रह जाएगा। तो मैग्नीशियम कौन सी होगी, E1Cp, तो मैग्नीशियम कौन सी होगी, E1Cp, तो मैग्नीशियम होगी कौन सी, E1Cp, तो मैग्नीशियम होगी E1Cp, और E1Cp मैग्नीशियम होगी E1Cp, तो पुअर लिविंग ग्रुप तो जाएगा नहीं, तो ये तो है अल्फा, आगे वाला बीटा, और ये भी हो गया बीटा। तो इस बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, इस बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, ये OH माइनस इस बीटा के हाइड्रोजन को H प्लस की फॉर्म में छीन के ले जाएगा, यानी H2O बनकर भाग जाएगा। तो बनेगा क्या, CH3 CH OH CH माइनस CH डबल बॉन्ड H। ये E1Cp का क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, कार्ब एनायन बन गया। E1Cp का इंटरमीडिएट कौन होता है, कार्ब एनायन होता है। मैंने कहा मोस्ट स्टेबल कार्ब एनायन है। किसी ने कहा कि सर जी 1 डिग्री और ये 2 डिग्री, 1 डिग्री एनायन ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से। मैंने कहा आज 2 डिग्री भी है, साथ में ये रेजोनेंस स्टेबल भी है। देखो नेगेटिव सिंगल पाई रेजोनेंस भी है, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 2 डिग्री एनायन। वैसे तो क्या होता है 1 डिग्री एनायन ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री एनायन से, पर यहाँ पे रेजोनेंस भी है। जब रेजोनेंस होगा तो 2 डिग्री एनायन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। अब 2 डिग्री एनायन ज्यादा स्टेबल होगा तो बनेगा कार्ब एनायन, इस मैग्नीशियम का इंटरमीडिएट। अब तो लिविंग ग्रुप जाना बाकी है, यानी ये OH माइनस जाना बाकी है। जब ये OH माइनस जाएगा तो इस कार्बन प्लस आएगा और इस प्लस माइनस का बॉन्ड बन जाएगा, तो इस प्लस माइनस का बॉन्ड बन जाएगा, तो बन जाएगा क्या, बन जाएगा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड।